क्या नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर हम सभी से एलियंस का राज छिपा रही है? ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली मैक्सिको सिटीज कांग्रेस में 2 स्मॉल नॉन ह्यूमन ममीफाइड एलियन कॉर्प्सेस को शो किया गया, और वो भी मीडिया, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स की मौजूदगी में, जहां इनसे रिलेटेड कई प्रूफ भी पेश किए गए, जैसे कार्बन डेटिंग, डीएनए रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट, जो सब एक ही बात कह रहे थे कि ये बॉडी किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस की है। तो क्या दूसरे ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह ही लाइफ एग्जिस्ट करती है? 27 दिसंबर साल 1984 को अंटार्कटिका के एलन हिल्स पर एक मीटियोराइट मिला था, जिसे एलन हिल्स 84001 कहते हैं। अब करीब 1.93 किलोग्राम का ये मीटियोराइट मार्स से पृथ्वी पर आया था। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 1.7 करोड़ साल पहले ये पत्थर मार्स की सरफेस पर किसी कोलिजन के कारण वैलेस मैरिनेरिस कैनियन से टूटा होगा और एक लंबे समय तक सोलर सिस्टम की खाक छानने के बाद करीब 13,000 साल पहले ये पृथ्वी पर गिरा होगा। अब लाइव साइंटिस्ट की इस आर्टिकल की माने तो हर साल पृथ्वी पर करीब 6,100 मीटियोराइट्स गिरते रहते हैं। तो अब मैं आपको इस वाले मीटियोराइट के बारे में क्यों बता रहा हूँ? वेल, इसका रीजन है नासा की एक खोज, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने साल 1996 में ही की थी। अब ये खोज इतनी बड़ी और रेवोल्यूशनरी थी कि उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी अपने मोदी जी की तरह टीवी पर आकर इसके बारे में स्पीच दी थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वैज्ञानिकों को इस मीटियोराइट में वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस मिले थे। अब वैज्ञानिकों को इसमें मैग्नेटाइट के ट्रेसेस भी मिले थे, जो पृथ्वी के बैक्टीरिया में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 20 से 100 नैनोमीटर साइज के बैक्टीरिया फॉसिल्स भी मिले थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, कंसिडरिंग कि उस समय तक हमें इतने छोटे किसी जीव के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज दुनिया में फैलती है ना, बहुत से लोग इसको काउंटर करने के लिए सामने आ जाते हैं। अब इस डिस्कवरी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एलन हिल्स 84001 नाम का ये मीटियोराइट पिछले 13,000 सालों से पृथ्वी पर मौजूद था। ऐसे में पृथ्वी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा ये जरूर कंटेमिनेट तो हो ही गया होगा। और इस मीटियोराइट में प्रेजेंट कई चीजें जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जोड़कर देख रहे थे ना, समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने नॉन लिविंग थिंग्स के जरिए भी उन्हें प्रोड्यूस करके दिखा दिया। अब एग्जांपल के लिए साल 2001 में कुछ वैज्ञानिकों ने एलन हिल्स 84001 की कंडीशन को सिमुलेट किया और ऐसे कार्बोनेट ग्लोबुलस प्रोड्यूस किए जिनमें मैग्नेटाइट भी मौजूद था, और ऐसा पूरी तरह से इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में पॉसिबल था। अब इन सभी एविडेंसेस ने नासा की इस अनाउंसमेंट पर सवाल खड़े किए और मार्स पर एंशिएंट लाइफ की डिस्कवरी के दावे फेड हो गए। वैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पृथ्वी पर हमारे बीच एक ऐसा भी जीव रहता है जो मार्स से आया है? This is Elon Musk. अरे भाई, ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डायोनोकोकस रेडियोडुरानस की। ये क्या है? देखो, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीमोफाइल की कैटेगरी में आता है। मतलब कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है और इतना रेडिएशन झेल सकता है, इतना रेडिएशन झेल सकता है, किसी ने सोची ना होगी। साल 2002 में रशिया के एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने ये दावा किया कि डायोनोकोकस रेडियोडुरांस पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर इवॉल्व हुए हैं। और ये वो ऐसे ही नहीं फेंक रहे थे, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। देखो, रशियन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ई कॉली बैक्टीरिया का एक ग्रुप लेते हैं जो काफी कॉमन टाइप का बैक्टीरिया होता है, और वो इन पर रेडिएशन डालते हैं। अब इस रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी रखी जाती है कि 99.9% बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बाकी के 0.01% बैक्टीरिया को फिर से दोबारा से पॉपुलेट होने का मौका दिया जाता है। अब जब वो बैक्टीरिया एक बार फिर अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते थे तो उन पर एक बार फिर से रेडिएशन डाली जाती थी और फिर से 99.9% बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया जाता था। पर यहाँ पर ना एक चीज नोटिस की जाती है कि पिछली बार के कंपैरिजन में इन बैक्टीरिया को मरने के लिए ज्यादा रेडिएशन की जरूरत पड़ी थी। अब रशियन साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को 44 बार दोहराते हैं और अब तक उन बैक्टीरिया के रेडिएशन सहने की क्षमता 50 गुना बढ़ चुकी थी। मतलब 44 साइकिल्स के बाद रेडिएशन के प्रति ई कॉली बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस 50 टाइम्स हो चुका था। लेकिन पृथ्वी, जिस पर एक डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है और ओजोन लेयर भी मौजूद है, वहां एक ऐसे साइकिल को नेचुरली होने में करीब 10 करोड़ साल का समय लग जाता है। और देखो, इस हिसाब से तो 44 साइकिल्स में पृथ्वी की फॉर्मेशन से लेकर अब तक की हिस्ट्री भी कम पड़ जाने वाली है। तो आखिर डायोनोकोकस रेडियोडुरांस का एवोल्यूशन हुआ कैसे? दोस्तों, इसके बारे में रशियन साइंटिस्ट का कहना था कि शायद इनका एवोल्यूशन पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर हुआ होगा।
अब क्योंकि पृथ्वी पर जहां एक साइकिल में 10 करोड़ साल लगे थे, मार्स पर थिन एटमॉस्फेयर होने के कारण यही एक साइकिल कुछ लाख सालों में ही कंप्लीट हो सकती है। और हो सकता है कि बैक्टीरिया की ये स्पीसीज मार्स से टूटे किसी पत्थर पर सवार होकर मीटियोराइट के फॉर्म में पृथ्वी पर आ गई हो। अब दोस्तों कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ रशियन साइंटिस्ट के इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल बकवास कहकर उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर देते हैं। देखो जुपिटर के मून यूरोपा पर भी कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप यूरोपा की सरफेस पर नजर डालते हो तो यहाँ आपको बर्फ की सफेद चादर के बीचों बीच खून की तरह लाल रंग के विशालकाय निशान देखने को मिलते हैं। कोई इन्हें यूरोपा की सरफेस पर मौजूद रीजेस या फिर क्रैक्स कहते हैं, तो कोई यहाँ पर किसी स्पेशल मिनरल के होने की बात करते हैं। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस यानी कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन भी यूरोपा के इन ब्लड रेड स्कार्स को स्टडी करने वाला है। लेकिन साल 2001 में नासा के रिसर्चर्स ने एक ऐसी थियोरी दी जिसने दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखो नासा का कहना था कि यूरोपा के ये लाल निशान वहां पर मौजूद एलियन बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि नासा की रिसर्च में ये पाया गया कि जब इन रेड स्कार्स पर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली जाती है तो ये बहुत ही अजीब ढंग से उसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में पॉसिबल था। पहली कंडीशन थी वहां पर मैग्नीशियम सॉल्ट्स की प्रेजेंस होना, क्योंकि ये हम इंसानों के लिए एकमात्र नोन सब्सटेंस है जो कि ऐसा ऑड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा बनाता है। अब इसके अलावा पृथ्वी पर यह पैटर्न सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखने वाले बैक्टीरिया में ही पाया गया है, जैसे कि डायनोकोकस रेडियोडुरांस, जिनकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की थी। अब देखो ये बात इसीलिए भी सच हो सकती है क्योंकि यूरोपा का सरफेस टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो इस टेम्परेचर पर इन बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के लिए भी हीट का कोई सोर्स रिक्वायर्ड होता ही है और इसके सबूत शायद हमें नासा के गैलीलियो स्पेस प्रोब से मिलते हैं, जो साल 2003 में जुपिटर और उसके मून्स के करीब से गुजरा था। दोस्तों गैलीलियो स्पेस प्रोब ने यूरोपा के आईसी सरफेस के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी डिस्कवर की थी, जो वहां पर मौजूद सॉल्टी वाटर को वार्म कर देती है और यही वार्म सॉल्टी वाटर यूरोपा पर मौजूद माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म का ठिकाना हो सकता है। लेकिन ये यूरोपा पर लाइफ के एग्जिस्टेंस का एकमात्र सबूत नहीं है। देखो गैलीलियो स्पेस प्रोब ने जुपिटर के इस मून पर सल्फर कंपाउंड्स के प्रेजेंस का भी पता लगाया था। अब पृथ्वी पर अगर हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे देखें तो बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे ही सल्फर सिग्नेचर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हमें यूरोपा पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में ये दलील भी दी जाती है कि यूरोपा पर मिले सल्फर कंपाउंड्स बैक्टीरियल लाइफ के वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये किसी तरह इसके पड़ोसी मून आयो से वहां पर पहुंच गया है जहां सल्फर की भरमार है। अब दोस्तों ये सब तो हुई बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबाइल जीवों की बात, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि मार्स पर एलियंस का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। जी हाँ, जरा इस फोटो पर नजर डालिए। मार्स की सरफेस पर मौजूद ये निशान आखिर कैसे बना होगा? क्या ये नेचुरल फेनोमेना है या फिर किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर का नतीजा है? वेल, इसे समझने से पहले जरा मून पर मौजूद मेसियर ए क्रेटर को देखिए। ये फोटो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसे अपोलो 11 मिशन के दौरान खींचा गया था और ये मून की नियर साइड पर स्थित है। मेसियर ए क्रेटर के बारे में कहा जाता है कि ये मून की सरफेस पर गिरे किसी मीटियोराइट के कारण बना था। लेकिन जरा मेसियर ए के एज के कर्व को मार्स पर मिले इस अनयूजुअल स्ट्रक्चर से मैच करके देखिए। अब मार्स वाले स्ट्रक्चर को देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई एलियन यूएफओ वहां जाकर टकरा गया हो। अब हमारा ये स्ट्रक्चर मार्स के वैलेस मैरिनेरिस कैनियन सिस्टम के कैंडोर चेस्मा कैनियन में है। ये एरिया अपनी वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर वोल्केनिक एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। इन शॉर्ट, साइंटिस्ट इसे एक नेचुरल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके शेप को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि नेचर इसे बना सकता है। अब हो ना हो ये किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट के मार्स से टकराने का ही निशान है। लेकिन जरा एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पृथ्वी पर रहने वाले एलियंस यानी कि हम इंसानों के स्पेसक्राफ्ट का ही निशान हो? वेल देखो, आज तक हम 50 मार्स मिशंस भेज चुके हैं, जिनमें से करीब आधे ही सक्सेसफुल हो पाए हैं और बाकी के आधे मिशंस में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट्स का अंतिम ठिकाना मार्स की सरफेस पर क्रैश लैंडिंग ही होती है। तो क्या फिर ये हमारे ही भेजे किसी स्पेसक्राफ्ट का निशान है? वेल दोस्तों, शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं ना, वो इतने विशालकाय साइज के नहीं होते। दूसरी बात ये कि जमीन पर आपको जो धारियां दिख रही है ना, इन्हें बनाने के लिए एक्सटेंसिव हीट शील्ड की जरूरत होती है, जो हमारे बनाए स्पेसक्राफ्ट में
पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ये निशान मार्स की सरफेस पर किसने बनाया, ये तो हमारे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन से ही पता चलेगा। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सिग्नल की जो वैज्ञानिकों के अनुसार एक पॉसिबल एलियन सिग्नल था। दोस्तों फरवरी 2003 में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से आसमान के उन एरियाज को एक्सप्लोर कर रही थी जहां से कभी ना कभी हमें अनएक्सप्लेन्ड रेडियो सिग्नल्स रिसीव हुए हैं। अब देखो इसी दौरान उन्हें दूर अंतरिक्ष से एक सिग्नल रिसीव होता है जो आम सिग्नल से काफी अलग था। ये सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी पर आ रहा था जिस पर हाइड्रोजन, जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है ना, वो एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब करता है। वैज्ञानिकों को यह सिग्नल एक नहीं बल्कि 3 बार रिसीव होता है और उनकी माने तो अगर कोई एलियन स्पीसीज हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहेगी या अपनी प्रेजेंस के बारे में बताना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। अब ये सिग्नल्स आसमान में पाइसेस और एराइस कॉन्स्टेलेशन के एरिया से आ रहे थे जहां स्टार्स और प्लैनेट्स बहुत ही कम होते हैं और ये एरिया हमारे द्वारा ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। हालांकि हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये कोई एलियन सिग्नल ही होगा। अब साल 1967 में भी हमें ऐसा ही एक अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल रिसीव हुआ था और जब हमने उसको एक्सप्लोर किया तो हमें ये पता चला कि ये पल्सार से आ रहा था और उसी के साथ पहले पल्सार स्टार की खोज भी हुई थी। तो क्या फिर ये भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, जैसे कि ये एलियंस की बॉडीज जिन्हें मैक्सिको में शो किया गया था। ये बॉडीज साउथ अमेरिका की कंट्री पेरू से मिले हैं जिनके एलियन बॉडी के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इनकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये एलियन कॉर्प्सेस ऑलमोस्ट 1000 साल पुराने हैं और उनके डीएनए रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इनका 30% डीएनए हम इंसानों के लिए बिल्कुल ही अननोन है जिसे हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनकी बॉडी एक काफी रेयर एलिमेंट यानी कि ऑस्मियम से बनी है। इसके अलावा सबसे मिस्टीरियस चीज ये है कि इन एलियन कॉर्प्सेस के एक्सरे में हमें इनके अंदर एग्स यानी कि अंडे जैसी शेप देखने को मिल रही है। नाउ आई नो कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या मैक्सिको में रिवील किए गए एलियन बॉडीज वाकई में एलियंस के हैं? क्या ये एलियंस के होने का सबसे बड़ा सबूत है? आज के इस वीडियो में हमने शुरू से अंत तक ऐसे काफी सारी बातें जानी जो कि ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। पर सवाल यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि अगर एलियंस है तो वो हमें दिखते क्यों नहीं है और आज तक मिले क्यों नहीं है? वेल यहाँ पर अगर आपको मैक्सिको में मिले इन एलियन बॉडीज के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहिए और अगर जानना है कि क्या वाकई में ये सच में कोई एलियन की ही बॉडी है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए ना तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको आज के इस वीडियो में कौन कौन से सबूत रियल लगते हैं और क्यों लगते हैं, कारण भी बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के बाय, जय